तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 समाज विज्ञान के नागरिक शास्त्र के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पित प्रश्नों के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में पहले बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो देखिए भारतीय संघ पहले होता क्या है, तो भारतीय संघ यानी भारत के राज्यों के समूह को हम लोग भारतीय संघ कहते हैं। भारत के राज्यों के समूह को, जब भारत के राज्य इकट्ठा हो जाए तो उसे हम लोग भारतीय संघ कहते हैं। में अवशिष्ट शक्तियां, अब अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, तो ऐसी शक्तियां जो संविधान की किसी भी सूची में नहीं है उन्हें हम लोग अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, तो राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाम क्या है, भारतीय संघ यानी कि संघ को प्राप्त है। आखिरी में संघ आ गया यानी संघ को प्राप्त है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो संघीय सूची का इनमें से कौन सा विषय, रक्षा है, कृषि है, व्यापार है, या फिर शिक्षा है। तो संघीय सूची का विषय में से कौन सा है, तो वो है रक्षा, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, रेलवे हो गया, डाक और तार हो गया। डाक डाक या और तार दोनों का मतलब एक ही होता है। मुद्रा हो गई, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, ये सभी क्या है, किसके हैं, संघीय सूची के विषय हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने को अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो कब बना, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1957 में, या फिर 1981 ईस्वी में। तो श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, कब बना था, 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती हैं। तो बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ऑप्शन बी है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी है पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड और रोमानिया। ऑप्शन डी है इटली, पोलैंड, ताल्बिया और बोस्निया। चलिए बताइए बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है। तो किन देशों से लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर डी यूरोप में। तो जो बेल्जियम है वो कहाँ स्थित है, बेल्जियम स्थित है यूरोप में। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो विभिन्न राज्यों के समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य। ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, या फिर डी है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो बेल्जियम के सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो सत्ता सत्ता होता क्या है, सत्ता होती है शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां की किसके साथ साझेदारी यानी साझा की जाती है। राजनीतिक शक्तियां किसके साथ साझा की जाती हैं, इसमें बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में जो राजनीतिक शक्तियां वो किसके साथ साझा की जाती हैं। तो किसके साथ की जाती है, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। अब इसमें आ गया बहुसंख्यक वर्ग, इसका मतलब क्या होता है, बहुसंख्यक वर्ग यानी श्रीलंका में कौन सा वर्ग है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। बहुसंख्यक यानी जिसकी संख्या बहुत सारी है, यानी कि सब जितने भी वहां वर्ग हैं उनमें से सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो भाई हमारा बहुसंख्यक वर्ग हो जाएगा। तो तमिल है, ईसाई है, सिहली है, या फिर मुस्लिम है। चलिए बताइए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सिहली। जो श्रीलंका है उसमें बहुसंख्यक वर्ग है वो सिहली है, यानी सिहली है। इस वर्ग के लोग श्रीलंका में सबसे अधिक पाए जाते हैं। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो किस में हुई थी, इंग्लैंड में। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। किसका हुआ, बेल्जियम का, भारत का, यूगो यूगोस्लाविया का, या फिर नीदरलैंड का। तो चलिए बताइए किस देश में, किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ, तो उसका नाम है बेल्जियम। कहाँ स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। सत्ता तो अभी हम ऊपरी पढ़ के आएंगे, क्या थी, राजनीतिक शक्तियां थी, उसे हम लोग सत्ता कहते हैं। तो का बंटवारा यानी सत्ता, राजनीतिक शक्तियों को बांटा गया, कितनी स्तरों पर राजनीतिक शक्तियों को बांटा गया, तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। राजनीतिक शक्तियों पर जिन स्तरों पर बांटा गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं, या एकात्मक सरकार कहते हैं। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, क्या कहलाता है, सामुदायिक सरकार कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में प्रजातंत्र की समाप्ति हुई, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। अब इसमें राजतंत्र आ गया, इसका मतलब क्या है, तो देखिए राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, और राजा तो आपको पता ही होगा क्या होता है, पुराने जमाने में चलते थे राजा,
और राजा में क्या खूबी होती थी, अगर राजा की डेथ हो जाती थी, मर जाता था, तो उसका जो वंश था उसी वही राजा बनता था, उसका जो बेटा होता था वही राजा बनाया जाता था, तो उसे ही क्या कहते थे, राजतंत्र कहते थे। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? 1990 में, यानी राजतंत्र कब समाप्त हुआ? राजा बना करते थे, तो वो कब समाप्ति हुई उसकी? तो ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2008 में, या फिर ऑप्शन डी है 2015 में। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? 2008 में। 2008 तक राजतंत्र वहां पे चलता रहा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये रहा कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, श्रीलंका, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो कहाँ नहीं है? श्रीलंका में। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाव वितरण, ऑप्शन सी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, या फिर डी केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? अब देखिए इसमें क्या आ गया, अल्पसंख्यक आ गया। अल्पसंख्यक क्या होता है? तो हमने आपको शुरू में बताया था बहुसंख्यक वर्ग। बहुसंख्यक वर्ग क्या होता है? जिसके जो वर्ग सबसे अधिक है, यानी जिस वर्ग के लोग सबसे अधिक हैं उसे हम लोग बहुसंख्यक वर्ग कहते हैं। और बहुसंख्यक वर्ग से जो नीचे आता है उसे अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। यानी जिसकी संख्या सबसे अधिक है उसे हम लोग बहुसंख्यक वर्ग कहेंगे, और बहुसंख्यक वर्ग से जितनी कम संख्या, बहुसंख्यक वर्ग से थोड़ी कम संख्या अगर है तो उसे हम लोग अल्पसंख्यक वर्ग कहेंगे। बहुसंख्यक वर्ग से छोटा कौन होता है? अल्पसंख्यक वर्ग होता है। बहुसंख्यक पहले वर्ग होगा जिसके सबसे अधिक संख्या, वो बहुसंख्यक वर्ग, और उससे कम संख्या उसे हम लोग अल्पसंख्यक वर्ग कहेंगे। बस इतना सा है। तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो तमिल, ईसाई, सिहली, या फिर डी मुस्लिम। तो श्रीलंका में कौन सा वर्ग है जो अल्पसंख्यक है? तो उसका नाम है ईसाई। जो ईसाई हैं वो बहुसंख्यक वर्ग के नीचे आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, या फिर डी जम्मू कश्मीर और दिल्ली। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज आई कि राज्य। अब देखिए दिल्ली का कोई राज्य है नहीं, ये तो राजधानी है। और जो जम्मू कश्मीर है ये क्या राज्य है? नहीं, ये पहले राज्य था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली है ये राज्य तो है नहीं। तो संघीय राज्य की तो बात ही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। तो महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। ऑप्शन सी है न्यायपालिका को स्वतंत्रता। ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो वो है स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो शासन के टोटल 3 अंग हैं, 3 इनमें से हैं, एक नहीं है, वो हमें बताना है। तो कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका, या फिर विधायिका। तो देखिए जो शासन के अंग है वो कौन कौन से हैं? कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका। ये जो 3 है, ए, सी और डी, ये तीनों शासन के अंग है। लेकिन जो नगरपालिका है ये शासन का अंग नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अब देखिए यहाँ पे आगे संघीय राज्य। आपको राज्य तो पता होगा कि क्या होते हैं, लेकिन संघीय राज्य क्या है? तो देखिए ऐसे राज्य जहां पे सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के मध्य होता है तो उसे हम लोग संघीय राज्य कहते हैं। अब सत्ता क्या, सत्ता हमने आपको शुरू में बताई थी कि क्या थी, राजनीतिक शक्तियों को हम लोग सत्ता कहते हैं। तो राजनीतिक शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के मध्य होता है तो उसे हम लोग संघीय राज्य कहते हैं। तो कितने हैं भारत में? 27 है, 28 है, 29 है, या फिर 30 है? तो जो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, कितने हैं? 28 हैं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 20, 21, 22 या फिर 23? तो 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए, संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा, कृषि, पुलिस, या फिर रक्षा। तो इनमें से कौन सा विषय है तो जो समवर्ती सूची में शामिल है? तो उसका नाम है शिक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने हैं? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा
संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, किनके बीच होता है? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यह शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो व्यापार, शिक्षा, कृषि या फिर विदेशी कार्य। तो इसके जो विषय थे वो हमने आपको ऊपर ही दिखाए थे। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? विदेशी कार्य। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो तीसरी सूची में, पांचवी, आठवीं या फिर 12वीं सूची में। तो भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस में रखा गया? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो हमने आपको शुरू में ही बताया था, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा दिल्ली है। दिल्ली क्या है? राजधानी है, ना कि राज्य है। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1980 में, 1990 में, 1992 में या फिर 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी कैसी है? एक राजभाषा, याद रखना कैसी भाषा? राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो मुद्रा है, विदेशी कार्य है, बैंकिंग है या फिर डी व्यापार है। तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो कौन सा है? व्यापार है। व्यापार कैसा है? एक राज्य सूची का विषय है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? तो राज्य सूची में टोटल 61 विषय होते हैं, 61 विषय होते हैं। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी है कठोर संविधान। तो निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी है? कठोर संविधान जो है वो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो क्या है? 21 वर्ष है, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 दिसंबर को या फिर 26 जनवरी को। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? 26 जनवरी को लागू हुआ था। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे आसान क्वेश्चन है कि कौन सी है? हिंदी है। सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, ये क्वेश्चन एक बार ऊपर भी हमें लग रहा आया था कि भारत संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है कौन सी है? हिंदी है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो पुलिस, कृषि, सिंचाई या फिर मुद्रा। तो इनमें से कौन सा विषय जो राज्य सूची में नहीं है? तो पुलिस, कृषि, सिंचाई या फिर मुद्रा। तो जो मुद्रा है वो राज्य सूची में नहीं है। हमने बताया था टोटल कितने विषय हैं राज्य सूची में? तो टोटल कितने? 61 विषय हैं। आगे चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात से, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो इनमें से कौन सा विषय है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से होता है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राजकीय धर्म है। ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। ऑप्शन डी है ईसाइयों को विशेषाधिकार। तो भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है? ये सभी लोगों को
कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। किसी भी धार्मिक ऑप्शन डी किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन जो भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो धर्म का कोई स्थान नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास होता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता होती है या फिर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 में, 1990 में, 1992 में या फिर 2004 में? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1992 में। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर डी उक्त सभी में? तो संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किसमें किया गया? स्थानीय निकायों में भी किया गया है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी किया गया है। यानी ऑप्शन डी उक्त सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का विचार था तो ऑप्शन ए, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी, धर्म और राजनीति अलग अलग है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का विचार क्या था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म और राजनीति दोनों ही एक ही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, ऑप्शन बी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन सी कानून के समझ समानता या फिर डी बहुसंख्यकों का शासन। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों को शासन का संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम, मायावती, ऑप्शन सी है साहूजी महाराज या फिर डी मुलायम सिंह यादव। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। ऑप्शन ई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो ऑप्शन ए है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, ऑप्शन बी है वंशवाद यानी परिवारवाद, ऑप्शन सी है धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव या फिर डी उपयुक्त सभी। तो राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? कौन सी हैं? तो आंतरिक लोकतंत्र का ना होना ये भी है, वंशवाद भी है, धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव भी है यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का अवगुण है? तो धन व्यक्तियों का शासन, धनी व्यक्तियों का शासन, दलों का व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी है बहुसंख्यक की प्राथमिकता या फिर डी इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? तो लोकतंत्र के अवगुण ये सभी है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है या फिर श्रीलंका है? तो जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो कौन है? वो भारत है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो जनमत का, राजनीतिक दल का, उत्तरदायी शासन का या फिर बहुसंख्यकों का शासन? किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो किसका नहीं है? बहुसंख्यक के शासन का नहीं है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो राजतंत्र की, लोकतंत्र की, तानाशाही की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये है लोकतंत्र की। और जो लोकतंत्र है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसके? लोकतंत्र की है। आगे बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो की है निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर डी श्रीलंका। तो निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर, हर देश में तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये थे नागरिक शास्त्र के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न, तो जो कि समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।